वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Hello everyone, welcome you all to study for civil services। आज जो है हम लोग अगस्त महीने के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करके कंप्लीट करेंगे और फिर आप ऐसे करते करते अपना सारा कंप्लीट कर सकते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि आप हम लोगों का एक चैनल है ओनली करंट अफेयर्स, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग डेली ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों से जुड़ी हुई सारी चीजों को कंप्लीट करवाते हैं। तो आप चाहो तो आप डेली वीडियोस के लिए उसको फॉलो कर सकते हो। वीकली तो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बाकी मंथली भी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो सारी चीजों को मिला जुला करके आपको पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है, आप सारी चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं आज के हमारे, आप लोगों ने अगर ये पीडीएफ लेनी है तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पीडीएफ ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब आते हैं हम लोग हमारे अगस्त महीने के इम्पोर्टेंट दिनों की तरफ, जिसमें सबसे पहला दिन आता है हिरोशिमा का दिन। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी के नाम से ये, चाहे जो पहली बार पढ़ रहा हो या किसी भी प्रकार से हो, आप सभी लोगों ने बहुत बार ये अक्सर सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एक बॉम्ब का अटैक हुआ था। तो उसी प्रकार से हिरोशिमा एक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो 6 अगस्त के दिन हुआ था, इसलिए उस दिन पे दिवस हो गया ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये मनाते इसलिए कि भाई दोबारा ना हो। ये बताया जाता है कि भाई ये जो इसका विनाशकारी परिणाम आता है, जो ये हुआ था, उससे आज भी जो नस्लें पैदा हो रही है वो इस प्रकार से हो रही है कि उनमें कुछ ना कुछ खामी है। तो न्यूक्लियर वेपन कितना घातक हो सकता है, ये उसके लिए बताया जा रहा है। ठीक है भाई, बात समझ गए। सबसे पहले क्या हुआ था, हिरोशिमा पे बॉम्ब हुआ 6 अगस्त 1945 में। यूएसए ने जापान की सिटी हिरोशिमा में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय ये किया था, जिसके अंदर करीब करीब 1.5 लाख लोगों की जान गई थी। और उसी के 3 दिन बाद नागासाकी जो जगह है वहां पर भी बॉम्ब फेंका गया था, और उसके बाद से ऐसा नहीं हुआ। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है कि ये एक इस तरीके का दिन मनाया जाता है। इसका जो दूसरा नाम है, हिरोशिमा में जिस जो बॉम्ब को फेंका गया था उसे लिटिल बॉय के रूप में जाना जाता है, और नागासाकी में जो फेंका गया था न्यूक्लियर बॉम्ब, उसे फैट मैन के रूप में जाना जाता है। ये दो नेम भी याद रखिएगा, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। बी अमेरिका के B-29 बॉम्बर के थ्रू ये पूरा एक जो है वो किया गया था। और जो इसमें बच गए, जो इसमें सर्वाइवर्स हो गए थे, उन्हें हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ये स्टोरी आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी इंडिया ने भी अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म की है, आप लोग जानते हैं होंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इंडिया में 7 हैं जो कि फंक्शनल है, और इंडिया ने भी न्यूक्लियर पावर टेस्ट जो है वो किया हुआ है। तो 2 परफॉर्म किए थे हम लोगों ने, एक 1974 में और एक 1998 में। 1974 वाला इंदिरा गांधी के समय हुआ था, जिसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। और जो सेकंड वाला हमने पोखरण सेकंड में किया था, मतलब दोनों ही पोखरण राजस्थान में किए थे, वो 11 मई 1998 में किया था, जिसमें हम लोगों ने ऑपरेशन शक्ति उसको नाम दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय दिया था। ठीक है भाई, तो इंडिया में न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट 2 बार किया गया है। टेस्ट की सीरीज में 2 रहे हैं हमारे अब तक, स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, 11 मई को सुबह सुबह 10:15 के करीब में यहाँ पर इसको पूरा परफॉर्म किया गया था, जिसमें यूएसए और पता नहीं क्या क्या उन्होंने जो है हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दी कि बड़ा गलत हो रहा है, ऐसे वैसे बड़े इल्जाम लगाए थे इंडिया के ऊपर। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला भाई हमारा प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों को मर्ज कर दिया। ये प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में गई थी, 1 अप्रैल को की गई थी। वहीं जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी, उसी सेम साल जब पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई थी।
तो इन दोनों को मिला करके अब एक नया प्रोजेक्ट आ गया है, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का नाम रख के प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन के नाम से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट अब जुड़ चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। ठीक है ना, टाइगर और एलिफेंट। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम मर्ज कर देंगे तो कल को इनको अलग अलग जो हमको देखना है ना, वो प्रॉब्लम यहाँ पे हमें कर सकता है। तो यहाँ पर इस पूरे को स्टार्ट करने के लिए MOEFCC जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो पूरी मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर इसको देखती है, उसी के अंदर पूरा ये आता है। ठीक है, मेन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे तो यार जो हमारे प्रॉब्लम थोड़ी सी इससे क्रिएट हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ये बात है। तो फर्स्ट वाला जो है आर्टिकल इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। और टाइगर के कंजर्वेशन के लिए अलग से NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, भारत में बनी हुई है ऑलरेडी। इसका काफी सारा जो है, काफी टाइम से ये न्यूज में चल रहा था कि इसको मर्ज करेंगे, मर्जिंग अब फिलहाल में। इसके बाद अगला 1 अगस्त 1920 को जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है, जिनको प्यार से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है, उनकी मृत्यु हुई थी। तो उस दिन से जो है एक अलग से एक अवार्ड स्टार्ट किया गया है, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। और इस अवार्ड के इस बार के जो रेसिपाइंट है, 41 नंबर के इसके जो प्राप्त करता है, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है भाई, तो मैं आपको कुछ बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं। तो देखिए, लोकमान्य इनको प्यार से बोला जाता था, लाल बाल पाल में ये एक थे। और इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है वो बोला गया था। इस बार ये सवाल भी आया था CAPF के एग्जाम में, यूपीएससी ने पूछा था, बड़ा ही बढ़िया और अच्छा सवाल पूछा है यूपीएससी ने। सवाल कुछ इस प्रकार सा था भाई कि किसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, अनरेस्ट का अर्थ होता है जिसने इंडिया में रेस्ट की सिचुएशन ना क्रिएट करके बहुत ही तबाही मचाई। तो ये जो है बात, एक थे पर्सन सर वैलेंटाइन किरोल, उनके द्वारा कही गई थी ये बात, वैलेंटाइन किरोल द्वारा। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी इंडियन अनरेस्ट, उसके ऊपर इन्होंने फादर इनको बोला था। बाकी महात्मा गांधी ने इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में भी बोला है। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। स्वराज स्टार्ट करने वाले पर्सन थे सबसे पहले व्यक्ति। वैसे स्वराज जो है असल में वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था, लेकिन उसके बाद इसको आगे स्टार्ट करने वाले बाल गंगाधर तिलक है। इन्हें मराठी में भी बोला था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सद अधिकार है और मैं इसको लेकर रखूं। इनकी जुड़ी हुई 2 बुक्स आपको याद रखनी है, गीता रहस्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बुक है आर्कटिक होम इन वेदास। ठीक है, इन्होंने यही बोला था कि भाई जो वेद हैं, ये वेद जो सोसाइटी बनी थी वो आर्कटिक से आने वाले पर्सन। ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इनसे। और साथ ही साथ इन्होंने केसरी और मेहरत्ता के नाम से जो है न्यूज़पेपर भी शुरू किए हुए हैं। इन्होंने गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, शिव जयंती, इन सबको बहुत पॉपुलर किया था। काफी सारी चीजें जो है इन्होंने इसके लिए स्टार्ट कराई थी 1905 में, जब स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी। ये रामायण भगवत गीता के बहुत बड़े एक मानने वाले व्यक्ति में से एक थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के भी इन्होंने फाउंड करी। ठीक है, बाकी स्वामी विवेकानंद जी को ये काफी ज्यादा मानते भी थे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनके बारे में याद रखिएगा, इससे पूछा जा सकता है। इनकी असल में जो है इनकी तबीयत बहुत खराब थी। जब इनको 1906 से लेकर के, सॉरी 1908 से लेकर के 14 तक इनको मंडाले जेल बर्मा के अंदर रखा गया था, तब इनको वहां पर डायबिटीज की बीमारी हो गई, कुछ निमोनिया भी हो गया था, जिसकी वजह से 1 अगस्त 1920 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद से जो है कांग्रेस ने एक अलग से स्वराज फंड की भी स्थापना करी थी, जिसका कॉर्पस था कि हमें 1 करोड़ रुपए उस समय के जमा करने हैं आजादी के। ठीक है भाई, तो ये एक फैक्ट्स जो थे ये वाले सारे दिमाग में रखिएगा। ये मैंने आपको रिवाइज करा है, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो मेरे साथ रिवाइज कर लेना ये सारी बातों को। चलो अगला देखेंगे भाई, ये आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। ये अवार्ड जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये अवार्ड जो है स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो है वो दिया जाता है।
ठीक है भाई, ये वाला भी आपका हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये आप देख लीजिए यहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी जी को लोकमान्य तिलक अवार्ड से इस बार नवाजा गया है। अगला आता है भाई, हमारी आज तक की इंडियन ब्यूरोक्रेसी में सबसे लंबे समय के लिए जो है सेवा देने वाले, सबसे लंबे समय के लिए जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, अभी वो कौन हो गए हैं? राजीव गौबा। नाम इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो राजीव गौबा लॉन्गेस्ट सर्विंग बन गए हैं, सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एक इंडियन सिविल सर्वेंट है असल में। ये पहले एक होम सेक्रेटरी भी रहे हैं इंडिया के, और उसके बाद इनको जो है फिर बना दिया गया था। और ऑब्वियसली इतना कुछ है तो पढ़ाई लिखाई तो बढ़िया की होगी, तो मैं पढ़ाई लिखाई क्या ही बताऊं आपको, बढ़िया की ही थी इन्होंने पढ़ाई वगैरह। तो अभी ये सेक्रेटरी बने हैं और लंबे समय के लिए बन गए हैं, तो ये एक छोटा सा एक पॉइंट है, याद रखिए। अब इनको 1 साल के लिए और भी अपॉइंट कर दिया गया, तीसरी बार इनको अपॉइंट किया गया, तो इनका हर बार 1 साल बढ़ाया जा रहा है। 2019 में आए थे, 2 साल हो चुके हैं, अब और इनको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, अगला, एम पावर करके एक प्लान स्टार्ट किया है डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ आपको पता है ना, डब्ल्यूएचओ बड़ी न्यूज में चल रही है, इनमें काफी सारे अभी नए नए काम करे। तो डब्ल्यूएचओ ने एम पावर करके एक पैकेज बनाया है, जिसमें जो तंबाकू होती है, तंबाकू, उसको छुड़वाने के लिए जो है एक अलग से पॉलिसी का एक पैकेज तैयार किया है, जिसमें टबैको की डिमांड को पहले तो कम कंट्रोल करेंगे, पहले तो उसको कम करेंगे। तो एम पावर करके एक पूरा पैकेज है डब्ल्यूएचओ ने स्टार्ट किया, जिसमें ये देखेंगे कि लोगों को क्विट करने में कैसे, पहली बात तो मदद करनी, क्योंकि लोग कम अगर डिमांड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है सप्लाई कम हो जाएगी, पर लोगों की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई कैसे कम करे उसकी। तो लोगों को ये बताना है कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकते हैं, और इस पर टैक्स बढ़ा दूं, ताकि लोग थोड़ा खरीदने से पहले सोचें, इनको आसानी से उपलब्ध ना हो, क्योंकि शरीर के लिए तो हानिकारक है ना, शरीर के तो जानलेवा चीज हो जाती है बहुत ज्यादा, आप सबको पता है, कैंसर कॉजिंग एलिमेंट होता है, कार्किनोजन कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स और प्रमोशन करना जिससे तंबाकू के ऊपर बैन लगाने की बात की जाए। तो एम पावर एक तरीके से ऐसा प्रोग्राम है जो कि इसके लिए स्टार्ट किया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट देखने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा। ठीक है भाई, अगला आता है भाई, यहाँ पर एक एप्लीकेशन ऐप लॉन्च की गई है। ऐप हमसे पूछी जा सकती है, ऐप का नाम है उल्लास ऐप। क्या नाम है भाई ऐप का? उल्लास ऐप। ठीक है, अब ये उल्लास ऐप हमसे ये सवाल करेगा कि ये उल्लास ऐप किसने स्टार्ट करी है, और ये ऐप क्या काम करती है। ठीक है, किससे जुड़ी हुई है, बेसिक बात तो ये है किससे जुड़ी हुई है। तो देखिए, उल्लास ऐप जो है एक डिजिटल लर्निंग ऐप है। ठीक है, इसे हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप होगी उससे प्रमोट करने के लिए इस ऐप को पूरा स्टार्ट किया गया है। एक्चुअली में ये बात ये है कि सबने मिलकर के स्टार्ट करी है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी, और एंटरप्रेन्योरशिप के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी, दोनों ने मिल करके उल्लास ऐप स्टार्ट किया, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट कर सके और डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग को भी प्रमोट कर सके। उल्लास की फुल फॉर्म पता है क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, ताकि आप लोग अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस पे, अपने अकॉर्डिंग जो है आप लैंग्वेज को सीख सकें और लर्निंग कर सकें। ठीक है, इसमें आप जो ऑलरेडी एनसीईआरटी का दीक्षा पोर्टल चल रहा है, दीक्षा पोर्टल है ना, जिसमें आप लोगों को टीचर्स ट्रेनिंग भी होती है और सिखाया जाता है लर्निंग का, तो दीक्षा के ऐप के थ्रू जो है आप आराम से लर्निंग जो है वो कर सकते हो। एनसीईआरटी के साथ जोड़ करके स्टार्ट किया है, तो ये आसानी से रजिस्ट्रेशन करके, सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके, या फिर आप किसी से सीख के भी कर सकते हो। वैसे तो यूट्यूब पे अवेलेबल है इसकी वीडियोस काफी सारी, चाहे तो आप लोग इसको डाउनलोड कर जरूर कर लो, मैंने भी डाउनलोड की हुई है अपने फोन में, तो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें जितनी जितनी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के, तो काफी एक लर्निंग अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है इससे। ठीक है, तो वीडियो के बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो देखिएगा जरूर, बाकी आपकी इच्छा है। आप, मेन तो बात हमको भाई एग्जाम में पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, मेन तो वही बात है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो भाई मजे ही मजे हैं फिर तो। अगला आता है भाई मासी और ई केयर, ये दो ऐप हैं, दो पोर्टल है, एक मासी है, और ये मासी वो वाली नहीं है, मम्मी की बहन मासी, वो नहीं है, ये मासी है, ये मासी नहीं है, मासी है। और ये है ई केयर, दो है भाई, याद रखना है। एक तो उल्लास पढ़ लिया आपने,
एक जो एनसीपीसीआर है, एनसीपीसीआर का मतलब क्या होता है, जो चाइल्ड राइट्स के ऊपर देखते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसने स्टार्ट करी है मासी ऐप। मासी की फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। बच्चों को नजर में रखने के लिए, नजर मतलब बच्चों पे नजर नहीं, बच्चों के जो, जिनके माता पिता नहीं है, या जिनको आंगनबाड़ी में रखा गया है, या जिनको ऑर्फनेज में रखा गया है, उन जगह पर एक अलग से ऐप यहाँ पे डिजाइन की गई है, जहाँ पे बच्चों से जुड़ी हुई सारी बातों को एक साथ जो है मॉनिटर किया जाएगा। तो बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो रहा हो, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये अलग से मासी ऐप को डिजाइन किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल बनने का हाई चांस है। अपकमिंग जो भी आपका एग्जाम आ रहा है, बीपीएससी आ रहा है, आपका आरएएस आ रहा है, क्योंकि आरएएस अक्टूबर में है, तो अगस्त के करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ के जाने ही है। आरएएस की डेट है 1 अक्टूबर, तो आपको अगस्त पूरा कवर करके जाना पड़ेगा, चाहे आप सितंबर छोड़ दो। पर मई जून जुलाई अगस्त तो सबसे ज्यादा जरूरी होंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी जुलाई और अगस्त रहने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। जुलाई और अगस्त बेहद जरूरी है हमारे, ठीक है। तो ये एक ऐसे मासी वाली ऐप है, इसको दिमाग में रखिएगा। ऐसे एक ई केयर ऐप है। ई केयर क्या है, अब केयर की बात है, ई मतलब वही होगा इलेक्ट्रॉनिक, और केयर का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। अब इसमें किसका ध्यान रखेंगे भाई, जो भी हमारी ह्यूमन बॉडीज होती हैं, शव होते हैं जो, जिनकी डेथ बाहर हो चुकी है और उनके शव को इंडिया लेकर के आना है, उसके लिए एक अलग से इंटरनेशनल बॉर्डर्स को पार करते हुए किस प्रकार से, जो एक होता है ना फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना, रजिस्ट्रेशन करवाना, पेपर वर्क कंप्लीट कराना, उसको आसान करने के लिए एक अलग से ऐप लॉन्च की गई है, ई केयर के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक केयर। ये भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये भी काफी अच्छी पहल है, क्योंकि इस तरीके का कुछ भी काम करवाने के लिए बाहर से कोई डेड बॉडी, जैसे अपनी कोई, हमारी कोई रिलेटिव की है, या किसी भी प्रकार से कोई डेड बॉडी को बाहर से लेके आना है, तो उसके लिए काफी सारा पेपर वर्क होता है। एक तो वैसे ही इंसान अपने रिलेटिव की डेथ से परेशान होता है, बहुत ही गम में होता है, और साथ ही साथ एक और ये फॉर्मेलिटीज बहुत जबरदस्त करवा देते हैं। तो उसको थोड़ा इजी करने के लिए, केयर की तरफ ध्यान रखने के लिए, केयर करने के लिए एक अलग से ऐप आई है, ई केयर, याद हो जाएगा। उल्लास मासी ई केयर। उल्लास ऐप किसके लिए थी, एंटरप्रेन्योरशिप डिजिटल लर्निंग के लिए। मासी ऐप बच्चों के अधिकारों के लिए। ई केयर ह्यूमन बॉडीज को इंटरनेशनल बॉर्डर से, दूसरी जगह से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भारत तक लाने का एक आसान तरीका बनाने के लिए ई केयर ऐप है। तो ये तीनों की तीनों सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस बार ये तीनों टोटल ज्यादा जरूरी है हमारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से जीआई टैग्स दिए गए हैं हाल फिलहाल में काफी सारे, और उन जीआई टैग्स में अभी टॉप कर गया है तमिलनाडु, क्योंकि उनको अभी तीनों लगातार जीआई टैग मिले हैं। साड़ी को मिला है जदेरी नामकट्टी, चेड़ी बुट्टा साड़ी एंड बनाना। इन सबको जीआई टैग मिलने की वजह से तमिलनाडु जीआई टैग के लिस्ट में टॉप कर गया, जो कि पहले अक्सर कई बार कर्नाटका, केरल ये टॉप पे रहते थे, अब तमिलनाडु हो गया। जीआई टैग पता ना सबको, भौगोलिक संकेतक, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में समझाया है। वाणिज्य मंत्रालय इसको देता है 10 सालों के लिए, जो किसी एक क्षेत्र की भौगोलिक पहचान बन जाता है। ये किसी भी खाने पीने के आइटम को, पहनने की आइटम को दिया जा सकता है, जैसे रसगुल्ले को दिया गया है, बहुत सारी साड़ी, चंदेरी साड़ी, बनाना, मैंगो, कोई आर्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, हस्तशिल्प है, इन सबको दिया जा चुका है। तो अभी किसने टॉप करा है, तमिलनाडु, ये स्टेटमेंट में बन सकता है। अगला है भाई यहाँ पर, वाडिया इंस्टीट्यूट ने एक बताया है ग्लेशियर का नाम, जिसका नाम है पारकाचिक ग्लेशियर। ये ग्लेशियर बहुत जल्दी पिघलता जा रहा है, मैं आपको इसके पिक्चर दिखा देती हूँ। ये है लद्दाख का पारकाचिक ग्लेशियर, और ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट ने बताया। इंस्टीट्यूट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बात ये है कि क्या है, मतलब एक्चुअली में न्यूज क्या है। तो न्यूज कुछ ऐसी है कि ये जो पारकाचिक ग्लेशियर है, ये काफी जल्दी जो है वो पिघलता जा रहा है, इसकी पूरी न्यूज देखने को मिली है। अब ये पारकाचिक ग्लेशियर लद्दाख में लोकेटेड है। पहली इंपॉर्टेंट बात, लद्दाख में कहाँ पे है, तो लद्दाख में जो कारगिल है ना, जो आप जानते हैं कारगिल वॉर की से भी जानते हो, मैं बता देती हूँ कारगिल का मैप अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। इस तरफ है हमारा जम्मू, इस तरफ है हमारा कश्मीर, इस तरफ है हमारा पीओके, जिसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान के इलाके आते हैं। इस तरफ आता है सीओके, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको अक्साई चिन भी कहा जाता है।
और ये जो है ये पूरा लद्दाख है, और यहाँ पे आता है कारगिल, ये आता है सियाचिन। तो ये जो हमारा कारगिल का इलाका है, इस कारगिल में ही ये माउंटेन लोकेटेड है, ठीक है। और इसके आसपास कौन सी नदी बहती है ये पता होना चाहिए, सूरू नदी इसके आसपास बहती है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी। सूरू नदी याद हो जाएगा सभी लोगों को, नहीं याद होगा तो याद कर लो, क्योंकि नदियों की चीजें पूछी जाती है। और ये सूरू नदी आगे जाके किसको में मिल जाती है भाई, सिंधु नदी में, मतलब कि इंडस रिवर में जाके मिल जाती है, ठीक है, याद हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ते हैं। बाकी देखो क्वेश्चन आता है कि पारकाची ग्लेशियर ऊपर है या फिर कारगिल ऊपर है। तो देखो कारगिल नीचे है, कारगिल से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे तो पारकाची ग्लेशियर आएगा, ठीक है। और कारगिल से ही ऊपर एक आती है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर से नीचे, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊपर है, उससे नीचे आती है नुब्रा वैली। ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, तो ऑप्शन में नुब्रा वैली था, नुब्रा वैली के उत्तर में स्थित है, ठीक है। अब तो याद हो जाएगा, बात समझ में आ गई ना सबको। चलो नहीं समझ आई तो दोबारा से लेक्चर जरा एक बार वापस से जा करके सुन लो, नहीं तो क्या करो आप लोग, एक बार इसको समझने की कोशिश करो। नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि कोई दिक्कत नहीं मैम, इसके लिए आप अलग से बना दो, वो भी हो जाएगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है आपकी। पर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको दोबारा से बता दूँ, इसके बारे में लिख देना कि मैम प्लीज मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन जम्मू कश्मीर, ठीक है, ऐसे करके लिख देना, तो मैं आपको प्रॉपरली एक और इस पे प्रॉपर समझा दूंगी विद मैप कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें बनी हुई है, ठीक है ना, मैं आपको समझा दूंगी। चलो आगे बढ़े तब तक। ये है आपका ग्लेशियर का वो हिस्सा। अगला आता है भाई, अगला ये है कि जून 2023 में जो हमारी आईआईपी बनती है, आईआईपी में ये बताया गया है कि 8 कोर सेक्टर्स में से 7 कोर सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। आईआईपी भारत के एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, जो कि मॉस्पी, मॉस्पी पढ़ती हूँ मैं इसको, मॉस्पी का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसका एक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, वो इसको परफॉर्म करता है। ये इसको हर महीने निकाला जाता है, और ये हर महीने यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, ये इसका काम, इसकी जिम्मेदारी यही होती है कि ये जो जितना भी डेटा वगैरह होता है उस डेटा को निकाल के लेके आए, और ये 8 कोर सेक्टर्स जो हैं हमारी इंडस्ट्री के, सबसे 8 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो हैं उसके ऊपर ये काम पूरा तय करता है, ठीक है भाई। तो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आती है। अब इसमें जो है इस बार का वेटेज कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है, पूरे इंडिया की इकोनॉमी में उनका 40.27% का वेटेज रहता है, और अभी हाल फिलहाल में ये वेटेज है, इसको याद में रखिएगा। टॉप में किसमें आया, इससे ये पता चलता है कि भाई हमारी जीडीपी किस प्रकार से चल रही है, उसमें क्या क्या चेंज लेकर के आनी चाहिए, उसको हम कैसे बेटर बना सकते हैं, तो ये सब बातें भी पता चल जाती है ना आसानी से, तो ये उसका एक फायदा होता है, ठीक है। और यही इसी का इस्तेमाल करती है रिजर्व बैंक अपनी बाकी की पॉलिसीज को डिजाइन करने में, उसमें चेंजेस लाने में आसानी हो जाती है इससे, ठीक है भाई। अगला आर्टिकल है जी हमारा, वो है एनईपी। आप जानते हैं एनईपी, उन्होंने एक अलग से यहाँ पर जेंडर इंक्लूजन फंड निकाला है। जेंडर इंक्लूजन फंड का मतलब कि हर एक जेंडर पे लागू होगा, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, उन सब पे एक अलग से पूरा का पूरा लागू किया जाएगा। एनईपी पता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो मैंने बताया नहीं, मुझे लगा पता ही है ना सबको, बच्चों को तो पता ही है चीज। तो एनईपी ये जो है एक स्टार्ट से लेकर के आए हैं, जिसमें ये सब लोग सबसे ज्यादा जेंडर को एक, आप कह लो कि बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। बेटर में क्या है कि उनके लिए सही तरीके से लड़कियां हैं चाहे सब कोई समावेशी करके शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करें, उसके लिए एक अलग से फंड है।
इसमें ज्यादातर तो देखो बेसिकली ज्यादा इसके अंदर गर्ल्स जिनको नहीं मिलती एजुकेशन या ट्रांसजेंडर जिनको एजुकेशन नहीं मिलती उसके लिए है। लेकिन शिक्षा में लैंगिक समानता होनी चाहिए, ये आप सभी लोग जानते हैं। और इसी के ऊपर बात की गई है इस पूरे के अंदर। ठीक है, लिंग समावेशन निधि के नाम से जेंडर इंक्लूजन फंड है ये वाला पूरा, जो कि स्टार्ट कर दिया गया है। और ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है, ये जितना मैंने बताया आपको, ये सब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये लोकसभा में इसके ऊपर, जब अभी लोकसभा का सेशन बैठा हुआ उसमें भी काफी डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर। ठीक है, याद कर लेना इस पूरे को। और अब यहाँ पर इंडिया जो है वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस को होल्ड करने वाला है। अभी इसकी, ऐसा नहीं है कि अभी ये हो गई है, ये होगी आगे चल के ही। लेकिन इंडिया इसको सितंबर में जो है, पहली बार ऐसा होगा कि इवेंट एशिया में हो रहा है। और एशिया में कहाँ हो रहा है? इंडिया में। इंडिया में कहाँ हो रहा है? कर्नाटका में। कर्नाटका में कहा? बेंगलुरु में, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन और भारत का कॉफी बोर्ड है, क्योंकि कॉफी बोर्ड के हेडक्वार्टर्स भी बेंगलोर में है। और भारत के सबसे ज्यादा 2/3 की जो कॉफी की प्रोडक्शन होती है वो कर्नाटका में की जाती है। तो उसके लिए 25 से 28 सितंबर तक कॉफी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आएंगे, डिस्कशन होगी। ये पहले भी कई बार हो चुकी है, 4 बार पहले हो चुकी है ये। इसके 4 एडिशन हो चुके हैं अब तक। 2001 में इंग्लैंड में हुआ था, 2005 में ब्राजील में हुआ था, 2010 में ग्वाटेमाला में हुआ था, 2016 में इथोपिया में हुआ था, और इस समय इंडिया में होगा 2023 में। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जिसके हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में बने हुए हैं, इसके हेड हैं CG जगदीशा। उनके कार्यकाल के दौरान इसको पूरा परफॉर्म किया जाएगा। बैंगलोर, जिसको कॉफी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, ये ऑर्गेनाइज करेगी। और इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉफी से जुड़ा हुआ, ये 1963 में बनाया गया था, जिसके ऑफिस लंदन, ब्राजील, ग्वाटेमाला, इथोपिया में है ऑलरेडी। और इसीलिए ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, क्योंकि ICO जो है इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 70 कंट्रीज है। सब इंडिया आएंगी, तो इंडिया के लिए काफी बड़ा एक मौका हो जाएगा इसको अपने आप को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और जो ये हमारा पूरा एक कॉफी का ये स्टार्ट किया गया है, इसके एक ब्रांड एम्बेसडर भी रखे गए हैं। आप इनके नाम जानते होंगे। अर्जुन अवॉर्डी और कॉफी को प्रमोट करने वाले एक टेनिस प्लेयर हैं भारत के, जिनका नाम है रोहन बोपन्ना। आप जो लोग एथलीट्स को यहाँ पर जानते हैं या उनके बारे में कभी पढ़ा है उन्होंने, तो वो इनका नाम जरूर जानते होंगे, रोहन बोपन्ना के बारे में। ये एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है और काफी एक फेमस पर्सनालिटी के रूप में है ये। जिनको नहीं पता इनके बारे में, उनसे मैं यही कहूंगी कि एक बार जाकर के विकिपीडिया में इनके बारे में जरूर सर्च करिएगा। तो उनको यहाँ पर कॉफी बोर्ड ने इस पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है या करंट अफेयर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इनके लिए किस, मतलब इनको जो है पूरे के लिए किसको नियुक्त यहाँ पर किया गया है। तो ऐसा सवाल भी बन सकता है। ठीक है, आज का लास्ट हमारा आर्टिकल है कि किसने डल लेक सब जानते हैं कहाँ पे है? श्रीनगर, कश्मीर में। वहां पे अमेजोन ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर, तैरता हुआ, क्योंकि लेक के ऊपर तो देखो तैरता हुआ ही मिलेगा ना फ्लोटिंग स्टोर। तो फ्लोटिंग स्टोर यहाँ पर अमेजोन ने अपना खोला है। तो ये आपसे एक सवाल सीधा सीधा बन सकता है। अभी ओपन नहीं हुआ है, मतलब लॉन्च हो गया है काफी हद तक, उसे फ्लोटिंग कहा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है आप सभी लोगों को कि मणिपुर जो है, मणिपुर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक लेक पर बना हुआ है। ये लोकटक लेक के ऊपर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है ना, ये भी तैरता हुआ है। ये भारत का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है। उसी प्रकार से इकलौता तैरता हुआ अमेजोन का स्टोर जो खोला गया है, जिसमें अमेजोन की चीजें सारी आपको मिलेंगी, जुलाई 27 को ओपन अप हो गया डल लेक में, पहला है ऐसा। और ये स्टोर का जो पूरा एक वो टैग लाइन वो ऐसी है, आई हैव स्पेस के नाम से उन्होंने
स्टार्ट करा है। ठीक है, तो जहां पर ये स्टोर है, जिसमें अगर कोई दूर दराज के इलाके के लोग भी अगर कोई डिलीवरी का ऑर्डर देते हैं तो वहां से ये पहुंचाया जा सकता है, और ये काफी बड़े लेवल पे इसको ओपन अप किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आप इसकी पिक्चर्स जाके गूगल पे जरूर देख सकते हैं। ठीक है ना, चलो यहाँ तक कंप्लीट करिएगा ये सारे फैक्ट्स को। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगस्त के दूसरे हफ्ते के साथ। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि और इसी तरीके से लेक्चर बनाने की जो एक मोटिवेशन होती है वो मिल सके। जितने ज्यादा कमेंट होते हैं उतना ज्यादा लेक्चर्स को और ज्यादा बनाने में एक हेल्प मिल जाती है। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, एक थैंक यू मैसेज ही लिख दो कमेंट बॉक्स में, या आप चाहो तो थोड़ा सा लिख सकते हो कि यहाँ पर हमें अच्छा लगा या कैसे लगा, जैसे भी आपको पसंद आया जरूर लिखिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।